बच्चों, आइए पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 दूरवा भाग 3 का 14वां पाठ बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं पाठ। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना? छोटी लड़कियां गुड़िया का भी संग्रह करती है, लेकिन ढेर सारी गुड़िया का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़िया का संग्रह करना उनके लिए एक तो गुड़िया महंगी होती है और दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। बोलते हैं कि कुछ बच्चे तो डाक के टिकट और पुराने सिक्के जमे करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां कुछ बच्चियां गुड़िया इकट्ठी करती है। लेकिन गुड़िया इकट्ठी करना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गुड़िया थोड़ी महंगी होती है और उनको रखने के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है बच्चों। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़िया का संग्रह करते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि एक कोई पर्सन जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो और वो गुड़िया इकट्ठी करता हो? देखा है बच्चों आपने कहीं? यहाँ मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं 5,000 से अधिक गुड़िया का संग्रह किया है। देखा बच्चों, इन्होंने 5,000 से ज़्यादा गुड़ियाओं का संग्रह किया है, इकट्ठी करी है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियाओं का संग्रह पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग गुड़िया लेकर आए हैं और उसका संग्रह किया है, उनको इकट्ठी किया है। जानते हो, ये इतनी सारी गुड़िया उसने अपने लिए नहीं इकट्ठी करी है। ये आपको पता है, ये गुड़िया उन्होंने अपने लिए इकट्ठी थोड़ी ना करी है। देशी विदेशी की विभिन्न भिन्न वेशभूषा में सजी अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़ियाएँ उसने भारतीय बच्चों के लिए जमा करी है, मतलब इंडियन चिल्ड्रंस के लिए जमा करके रखी है। इन गुड़ियाओं को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सके। उन्होंने ये जितनी भी गुड़िया हैं सब दिल्ली के संग्रहालय में इस प्रकार सजाई है कि सभी बच्चे उसको आसानी से देख सके। इन गुड़ियाओं को उन्हें बच्चों से प्रेम था, इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत सारे काम करते थे और सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। इन्हें बच्चों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था। बच्चों के लिए ये किसी भी काम को कर सकते थे और उस काम को करने के लिए सुबह से शाम तक लगे भी रहते थे। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्ले और उनका नाम ही केशव शंकर पिल्ले। वही शंकर पिल्ले जो लंबे समय तक शंकर वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे थे। तो बोलते हैं कि वही शंकर पिल्ले जो शंकर वीकली के लिए कई प्रकार के कार्टून बनाते थे। कार्टून तो बच्चों आप लोगों को बहुत पसंद होगा ना? मुझे भी बहुत पसंद है। स्टिल मैं तो अभी तक कार्टून देखती हूँ। आप में से कौन ऐसा है जो अभी तक कार्टून देखता है? वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे। उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। मतलब ये शंकर पिल्ले जो है अनेक अनेक पत्रिकाएं कॉमिक्स बुक निकालते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं। मतलब सिर्फ इंडियंस लोग ही शंकर पिल्ले जी को नहीं जानते, इवन फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी इन्हें अच्छे से जानते हैं। बच्चे ही उनकी कमज़ोरी है और बच्चे ही उनकी ताकत। वो बोलते हैं कि बच्चे मेरी कमज़ोरी है क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे ही उनकी ताकत है क्योंकि बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। केशव शंकर पिल्ले का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ था।
त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई से सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। सो उन्होंने त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए किया है और फिर वो कानून का अध्ययन करते थे, मतलब वो लॉ पढ़ते थे और साथ में चित्रकला भी सीखते थे। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। तो बच्चों, उनकी हॉबी तो हमें पता चल गई। आप बताइए आपकी क्या क्या हॉबी है? आपको क्या पसंद है? आपको स्केचिंग करना पसंद है, स्केटिंग करना पसंद है, कि डांस करना पसंद है, कि गाना गाना पसंद है? सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती है। तो बच्चों, आप अपनी हॉबीज़ मेरे साथ शेयर करोगे ना? बॉम्बे कार्निवल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। तो बॉम्बे कार्निवल एक बुक का नाम है जिसमें उनके कार्टून छपे हैं और फिर इनको कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। 1932 से 1946 तक उन्होंने वह काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी, मतलब फुल टाइम नौकरी थी उनके पास। किसके पास? शंकर पिल्ले जी के पास। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टून ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और शंकर पिल्ले प्रसिद्ध होते गए। मतलब वो देश विदेश की जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी उन सब पर कार्टून बनाते थे और जो हम लोगों को, नॉर्मल पर्सन्स को अट्रैक्ट करती है। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही था। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि वो कितना भी छुपा ले, कितनी देर तक वो छुप नहीं सकती थी, किसी न किसी दिन उसको प्रकट तो होना ही है। 1946 में वे इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल में चले गए जो अब इंडियन एक्सप्रेस है। 1946 में जो इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल था, जिसको आज हम इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, वहाँ चले गए। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका संघर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकालनी शुरू करी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। यह उनकी पहली और सबसे इंटरेस्टिंग कार्टून पत्रिका थी। संघर्ष वीकली के बड़ा भाई और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टून में बड़े लोगों को खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया गया। सो इनकी जो दो पत्रिकाएं थी, बड़ा साहब और मेम साहब, सो इसमें बड़े लोगों की जो खोखली दुनिया है उस पर कई सारे व्यंग, कई सारे इन्होंने बातें बताई है जिस पर लोगों को बहुत पसंद थी। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। सो बड़े लोगों को छोड़कर शंकर पिल्ले बच्चों की ओर ढल गए। मतलब वो चाहते थे कि मैं बच्चों के लिए ही कॉमिक्स बनाऊं, बच्चों के लिए ही कार्टून बनाऊं। उन्हें लगा ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित थे, क्यों ना इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। बोलते कि बच्चे मुझसे कितनी उपेक्षा रखते हैं कि मैं और इस टाइप की कॉमिक्स बनाऊंगा, और ये तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भोले भाले बच्चे हैं। कलाकार तो भावुक होते ही हैं। बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ता तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार शंकर्स वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। 1948 में वो चाहते थे कि बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित किया जाए। उसमें उन्होंने बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें कई सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। विचार नया था, बच्चों के हित का, इसलिए लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। ये बच्चों के हित के लिए ही था, बच्चों के लिए अच्छा था, इसलिए कई सारे लोगों ने उनके इस विचार को बढ़ावा दिया।
उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बच्चों के चाचा नेहरू, उनको ये विचार बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों के लिए प्रतियोगिता हो रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 1949 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। 1949 में पहली चित्रकला हुई प्रतियोगिता आयोजित करी। 1950 में शंकर वेकली के बाल विशेषांक में श्री नेहरू ने लिखा था, अनेक देशों के बच्चे भी यह फोज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसे ही है। तो नेहरू बोलते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे भी आज एक जैसे ही लग रहे हैं। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। इसके बाद हर वर्ष शंकर वेकली के बाल विशेषांक निकलते रहे। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और इसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सन 1970 में 103 देशों में से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और शेष चित्रकला के लिए थे। नेहरू जी जब तक जीवित रहे, इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीर खिंचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी। इसलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है, एक नया हॉबी सेंटर है। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियाओं की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी संग्रह किया। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएँ, पौराणिक कथाएँ, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियाँ होती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते हैं। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़िया ला कर भारतीय बच्चों के लिए जमा करना शुरू कर दी। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कीमती गुड़ियाओं के खराब हो जाने का डर भी था। तब शंकर के मन में गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया।
देश की राजधानी में बना विशाल गुड़ियाघर उनके उसी विचार का परिणाम है। गुड़ियाघर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़ियाघर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यह लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियाओं का आकर्षक संग्रह है। भारत के सभी राज्यों की गुड़ियाएं यहाँ एकत्रित है। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य के और विदेशों के रहन सहन, तौर तरीकों, फैशन, वेशभूषाओं तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। गुड़ियाघर के कुछ प्रसिद्ध आकर्षण हैं: हंगरी की ऊन कातती वृद्धाएं, टर्की की संगीत की टोली, स्पेन की प्रसिद्ध साठ से लड़ाई, जापान का चाय उत्सव और काबुकी नर्तकियां, इंग्लैंड का राज्य परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत के सांस्कृतिक झांकियां और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्रतल पर मानव आदि। ये गुड़ियाएं इतनी आकर्षक है कि हंसती बोलती, काम करती, चलती फिरती सजीव सी लगती है। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों सो खो जाते हैं। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता और इसे कई बार देखने का पर भी मन नहीं भरता। बच्चों का तो भरपूर मनोरंजन और विदेश के बारे में उनकी जानकारी। बड़े गुड़ियाघर के स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजना थी बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थी आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3 से 4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इस तरह केशव शंकर पिल्ले अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आई होप कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। थैंक यू।